नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम आपके सामने पेश करेंगे बहुत सी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात राफ़ेल की। चीन के साथ लंबे वक्त से सरहद पर जारी तातुल के दरमियान वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि राफ़ेल जंगी तैयारों से फ़िज़ाइया की ताकत और सलाहियत कई गुना बढ़ गई है और ये हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने वालों के लिए बड़ा और सख्त पैगाम है। फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल जंगी तैयारों की पहली खेप के 5 तैयारे एयरफोर्स स्टेशन पर एक तकरीब में वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और फ्रांसीसी वज़ीर दिफ़ा फ्लोरेंस पार्ले की मौजूदगी में फ़िज़ाइया के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल किए गए। ये पांचों तैयारे गुज़िश्ता 27 जुलाई को हिंदुस्तान लाए गए थे। राफेल को शामिल किए जाने से पहले एयरफोर्स स्टेशन पर सभी मज़ाहिब की इबादत की गई, जिसमें सभी मज़ाहिब के नुमाइंदों ने अपनी अपनी इबादत की। इस मौके पर राफेल तैयारों ने हिंदुस्तान के मुल्की तैयारों तेजस के साथ साथ सुखोई तैयारों के साथ तालमेल कायम करते हुए ताकत और तालमेल और जौहर का मुजाहरा किया। राजनाथ सिंह ने बाद में फ़िज़ाइया के फ़ौजियों और अफसरों से खिताब करते हुए राफेल तैयारों की ताकत का जिक्र करते हुए चीन और पाकिस्तान को बिलवास्ता तौर पर एक सख्त पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि आज उनका शामिल होना पूरी दुनिया खुसूसन हमारी सालमियत की तरफ उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और सख्त पैगाम है। हमारी सरहदों पर जिस तरह का माहौल हालिया दिनों में बना है, या मैं बराह रास्त कहूँ कि बनाया गया है, उस लिहाज से इन तैयारों का शामिल होना बहुत अहम है। फ्रांसीसी वज़ीर दिफ़ा ने इस मौके पर कहा कि आज का दिन हमारे मुल्कों के लिए एक कामयाबी है। हम मिलकर हिंदुस्तान फ्रांस दिफाई ताल्लुकात का एक नया बाब लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राफेल एक ताकतवर तैयारा है जो फ़िज़ाइया को नई ताकत देगा। फ्रांसीसी वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि उनका मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान की मुस्तकिल रुकनीत की हिमायत करता है। इस मौके पर दिफाई सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, फ़िज़ाई फ़ौज के सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और कई दीगर मोअज़्ज़िज़ हस्तियाँ मौजूद थीं। Also, look left 10 o'clock, you will find 2 crash fire tenders standing by to give a water cannon salute to the Rafale aircraft. A water cannon salute is customary given on the first and the last flight for the aircraft and the waterborne ships. निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। मोड़े कलाई मौत की इतनी ताकत है। Air Staff, Air Chief Marshal RKS Bhadoria, Defense Secretary Sri Ajay Kumar, Secretary Defense Production Sri Raj Kumar, Secretary Defense Finance
Mrs. Gargi Kaul, Secretary DRDO, Sri Satish Reddy, Ambassador of France, India, Mr. Emmanuel, French Vice Chief of Air Force, Air General, ERC, Atole, Special Secretary and DG Acquisition, Sri Apurva Chandra, Air Chief Marshal B.S. Dhanova, retired, distinguished members of the French delegation, senior officers of Armed Forces of India and France, Indian and French friends from media. आज राफेल इंडक्शन सेरेमनी में सर्वप्रथम मैं फ्रांस की ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली का अपनी ओर से और अपनी देशवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस इवेंट में आपकी ऑगस्ट प्रेजेंस वर्षों से चली आ रही हमारी मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप को दर्शाती है। इंडियन एयरफोर्स में अत्याधुनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट राफेल के इंडक्शन के अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक। लोन मोराटोरियम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को ठोस फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया। जुमेरात को जस्टिस अशोक भूषण की सदारत वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि मोराटोरियम पर फैसला लेने के लिए मरकजी हुकूमत और आरबीआई को ये आखिरी मौका दिया जा रहा है। साथ ही कोर्ट ने लोन मोराटोरियम को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मियाद तक बैंक किसी भी लोन की किस्त ना चुकाने पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए डिक्लेयर ना करे। अगली सुनवाई 28 सितंबर को ही होगी। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो इस मामले को लेकर बैंकों और दीगर स्टेक होल्डर्स से बातचीत कर रहा है। इस सिलसिले में 2-3 राउंड की बातचीत हो चुकी है और मामले का जायजा लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से ब्याज पर ब्याज नहीं वसूलने वाली अर्जी को लेकर भी गौर करने को कहा। साथ ही कर्जदारों की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड नहीं करने को कहा। पिछली सुनवाई में ग्राहकों के एक ग्रुप और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के महाराष्ट्र चैप्टर की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि मोराटोरियम नहीं बढ़ा तो कई लोग लोन पेमेंट में डिफॉल्ट करेंगे। इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी को सेक्टर वाइज प्लान तैयार करना चाहिए। रियल स्टेट डेवलपर्स की तंजीम क्रीडाई की तरफ से वकील ए सुंदरम ने दलील देते हुए कहा कि मोराटोरियम में ग्राहकों से ब्याज वसूलना गलत है। इससे आने वाले वक्त में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ सकते हैं। शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से वकील रंजीत कुमार ने कहा था कि कोरोना की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, उन्हें राहत देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। आरबीआई सिर्फ बैंकों के तर्जुमान की तरह बात नहीं कर सकता। एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने हिंदुस्तान में तालीम को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि हिंदुस्तान में तालीम तक लोगों की पहुंच कितनी है। इसके मुताबिक मुल्क में 100 में से 30 लोग आज भी अनपढ़ हैं, यानी 10 में से 3 लोग अपना नाम तक नहीं लिख सकते। डिजिटल इंडिया में 100 में से सिर्फ 17 लोग ही कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। 12% तो स्कूल ही नहीं जा पाते। आज भी 12वीं तक पढ़ाई करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। मुल्क में जुमला लिटरेट्स यानी पढ़े लिखे अफराद 77.7% है, यानी 10 में करीब 8 लोग पढ़े लिखे हैं और 2 लोग अनपढ़ हैं। मर्दों का लिटरेसी रेट 84.7% है, यानी 10 में से करीब 2 लोग आज भी इलिटरेट हैं। ख़वातीन में लिटरेसी रेट 70.3% ही है, यानी 10 में से 3 ख़वातीन कुछ भी लिख पढ़ नहीं सकती। केरल मुल्क का सबसे तालीम याफ्ता रियासत बना हुआ है। यहाँ की लिटरेसी रेट 96% से ज़्यादा है। केरल के बाद दिल्ली दूसरे नंबर पर है। दारुल हुकूमत दिल्ली का लिटरेसी रेट 88.7% है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम भी तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर है। मुल्क में 5 सबसे तालीम याफ्ता रियासतों में लिटरेसी रेट 86% या उससे ज़्यादा है। आमतौर पर माना जाता है कि शुमाली हिंद के मुकाबले जुनूबी हिंद में लिटरेसी रेट ज़्यादा है। सरकारी आंकड़े इसे झुटला रहे हैं। आंध्र प्रदेश सबसे कम तालीम याफ्ता रियासतों में शामिल है। इसके बाद राजस्थान, बिहार, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश इस लिस्ट में है। मुल्क के सबसे कम पढ़े लिखे 5 रियासतों में लिटरेसी रेट 73% से ऊपर नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार आबादी के हिसाब से मुल्क में पहले और तीसरे नंबर पर हैं, इसलिए मुल्क को इलिटरेट बनाने में सबसे बड़ा किरदार इन रियासतों का है।
पिछले कुछ वर्षों में हुकूमत ने डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकारी कामकाज, बैंकों में लेन देन और भी सब कुछ डिजिटल हो रहा है, लेकिन मुल्क में सिर्फ 16% लोग ही कंप्यूटर पर काम कर पा रहे हैं। खवातीन तो बहुत ही पीछे हैं। मुल्क में हर 10 में से सिर्फ एक खातून ही कंप्यूटर ऑपरेट कर सकती है। अगर स्कूलों में एनरोलमेंट की बात करें तो 85%, 85% बच्चियाँ और 87% बच्चे प्राइमरी स्कूल में एनरोल्ड हैं, लेकिन हाई स्कूल तक पहुँचते पहुँचते ये तादाद घट जाती है। 57.3% बच्चियाँ ही हाई स्कूल तक पहुँच पा रही हैं। हायर सेकेंडरी तक 44% बच्चे ही पहुँच पा रहे हैं। कॉलेज तक जेंडर गैप बढ़ जाता है। 21% लड़के तो 18% लड़कियां ही कॉलेज जा पाती हैं। तेलंगाना में महकमे अक़लियती बहबूद किस हाल में है, इस पर बात ज़रूरी है। एक ऐसा महकमा जिसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ना ही ज़रूरी स्टाफ यहाँ मौजूद है और ना ही ऐलान करदा स्कीमों पर अमल आवरी ढंग से होती है। हुकूमत दिन और रात अक़लियती बहबूद के वादे करती है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। महकमे की लापरवाही की शिकायत ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। सबसे पहले बात करेंगे स्टाफ की। हुकूमत ने अक़लियती बहबूद के लिए अलहदा तौर पर स्टाफ का तखर्रुरी नहीं किया, बल्कि कैडर स्ट्रेंथ का भी फैसला नहीं किया गया। मतलब ये कि हुकूमत इस महकमे को बराए नाम चलाना चाहती है। इस तरह महकमे में जो अफराद खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो दीगर महकमों से यहाँ लाए गए हैं, जिन्हें अक़लियती स्कीमों और दीगर प्रोग्राम्स का कोई ज़्यादा इल्म भी नहीं होता और ना ही इस बारे में कोई फ़िक्र। इसलिए अक़लियतों के लिए शुरू की जाने वाली स्कीमों में ताख़ीर और तातुल आम तौर पर देखा जाता है। हुकूमत ने वैसे तो अलहदा कमिश्नरेट भी कायम किया है, लेकिन उसके ज़रिए क्या काम हो रहा है खुद कमिश्नर ही जानते हैं। देखा यह गया है कि सरकारी स्कीमात और प्रोग्राम्स के बारे में अक़लियती बहबूद महकमे की जानिब से मुनासिब इश्तिहारात भी नहीं दिए जाते। कई लोग इन स्कीमों से वाकिफ़ भी नहीं हैं। इसके अलावा कलीदी ओहदों पर ऐसे अफराद विराजमान हैं जिन्हें अक़लियती बहबूद से कोई सरोकार नहीं। रियासती हुकूमत ऐलानात और वादे तो बड़े ही शानदार अंदाज में शाये करवाती है, लेकिन हकीकी काम होता ही नहीं है। जब स्कीमों की अमलावरी के ज़िम्मेदार अफराद ही लापरवाह हो जाएं तो क्या तवक्को की जा सकती है कि अक़लियती बहबूद का काम होगा। हाल ही में टिमरीज़ में आउटसोर्सिंग लेक्चरर्स के तकर्रुर का ऐलान किया गया। उसकी तारीखों का ऐलान भी किया गया, लेकिन उसकी मुनासिब तशहीर नहीं की गई। कैसे दरख्वास्त देनी है और कहाँ देनी है, इस बारे में नहीं बताया गया। शहर हैदराबाद में भी लोग इससे नावाकिफ़ रहे। ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत लोगों से दरखास्तें वसूल की गई, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई। लॉकडाउन की वजह से चंद दिनों तक काम रुका हुआ ज़रूर था, लेकिन जब दोबारा काम का आगाज़ हुआ तो अखबारात के ज़रिए उसकी इत्तला भी नहीं दी गई। ये स्कीम भी चंद सियासी कायदीन की अखरबा के लिए बाज़ाबात कारी ही साबित हुई। दरखास्तें ली जा रही हैं, लेकिन असल मुस्तहिकीन को उससे महरूम रखा जा रहा है। स्टाफ की कमी, स्टाफ में जज्बे की कमी, सरकारी स्कीमों की तशहीर में तसाहुली और ओहदेदारों की लापरवाही रियासती महकमे अक़लियती बहबूद की पहचान बन गई है। हुकूमत अगर वाकई इस सूरत हाल में तब्दीली लाना चाहती है तो फौरी स्टाफ का तखर्रुर करे और हमदर्द अफराद को कलीदी ओहदों पर फायज करे। मुमकिन है कि महकमे की कारकर्दगी करोड़ 80,84,321 हो चुका है। अच्छी खबर यह है कि ठीक होने वालों की तादाद भी अब 2 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं इस वबा में मरने वालों की तादाद 9 लाख से ज़्यादा हो गई है। अब बात करते हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस से जुड़ी अहम खबरों की। इसी बीच खबर यह आ रही है कि ब्राज़ील जुलाई में यहाँ अगस्त के दूसरे हफ्ते के बाद ये फिर बढ़ने लगा और अब खतरनाक होता जा रहा है।
ट्रंप ने वबा का असर कम दिखाने के लिए मुल्क को सच नहीं बताया। वो जानते थे कि वबा का असर मुल्क की मईशत पर सबसे ज्यादा होगा और इससे लोगों में नाराजगी फैलेगी। वुडवार्ड से ट्रंप की बातचीत का ऑडियो टेप भी सामने आया है। आलमी वबा कोविड-19 के हिंदुस्तान में रिकॉर्ड नए मामलों के साथ ही जुमेरात को गुज़िश्ता 24 घंटों में इससे अब तक एक दिन में सबसे ज़्यादा 1172 मरीजों की मौत हुई है। सेहत की मरकज़ी वजारत की जानिब से जुमेरात को जारी कोरोना वायरस की आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1172 लोगों की वायरस के सबब जाने गईं। ये एक दिन में कोरोना से मरने वालों की सबसे ज़्यादा तादाद है। इससे कबल 8 सितंबर की आदाद-ओ-शुमार में 1133 मरीजों की वायरस से मौत हुई थी। वायरस से 75,062 लोगों की मौत हो चुकी है। मुल्क में कोरोना वायरस का पहला मामला इस बरस 30 जनवरी को सामने आया था और फिलहाल 44,65,864 मामलों के साथ हिंदुस्तान दुनिया में दूसरे मकाम पर आ गया है। कोरोना के जुमेरात को रिकॉर्ड 95,735 मामले सामने आए हैं। तेलंगाना में कोरोना के 2,534 नए मामला सामने आए हैं, जिसके बाद रियासत में इस मोजी मर्ज के मुतासरीन की तादाद 1,50,176 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद अमवात हुई हैं, जिसके बाद 11 मजीद अमवात हुई हैं, जिसके बाद रियासत में इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 927 हो गई है। रियासती महकमा सेहत के बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह यानी फैटेलिटी रेट 0.61% है, जबकि मुल्क में अमवात की शरह 1.68% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस से 2071 मरीज रुबे सेहत हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 63,017 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से 2,447 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। जीएचएमसी हुदूद में 327 मामला दर्ज किए गए हैं। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया है। ब्रिटेन में ट्रायल रुकने के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट से ट्रायल ना रोकने की वजह पूछी और शो कॉज नोटिस जारी किया। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और लंदन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन बना रही है। इसका ट्रायल हिंदुस्तान समेत कई मुल्कों में चल रहा है। 2 दिन पहले एक शख्स के बीमार होने की वजह से ब्रिटेन में उन्होंने अपना ट्रायल रोक दिया था। ये शख्स इस ट्रायल में शामिल था। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि हम हालात का जायजा ले रहे हैं और एस्ट्राजेनेका के ट्रायल शुरू करने तक हिंदुस्तान में ट्रायल रुके रहेंगे। हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अहकाम पर अमल कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से मुताल्लिक मंशियात के मामले में गिरफ्तार होने वाली रिया चक्रवर्ती ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुंबई की अदालत में दायर अपनी दरख्वास्त जमानत में इल्ज़ाम आयद किया कि इंसदाद मंशियात ब्यूरो यानी एनसीबी ने पूछगछ के दौरान जुर्म का एतराफ़ करने वाला बयान देने पर मजबूर किया था। सेशंस कोर्ट में दायर दरख्वास्त जमानत में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया है और उन्हें इस मामले में बेजा फंसाया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई एनसीबी की तरफ से जेल भेजे जा चुके हैं। एनसीबी ने रिया को 3 दिन तक पूछगछ के बाद मंगल के रोज़ गिरफ्तार किया था। मजिस्ट्रेट की अदालत से उनकी दरख्वास्त जमानत को पहले ही नामंजूर किया जा चुका है। रिया की तरफ से पेश होने वाले वकील सतीश मानिंदे ने अदालत में दरख्वास्त जमानत पेश की है। दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि तहवील में पूछगछ के दौरान रिया को इतराफ़ जुर्म वाला बयान देने पर मजबूर किया गया। अदाकारा ऐसे तमाम कबूलनामों को बाज़ाब्ता तौर पर वापस लेती है। अर्जी में कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी गैर ज़रूरी और बगैर किसी सबूत के की गई है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि अदाकारा की आज़ादी पर मनमाने तरीके से कदगुन लगाई गई है और उनसे पूछगछ के दौरान कोई खातून अफसर भी मौजूद नहीं थी। वाज़ेह रहे कि रिया के अलावा उनके भाई शोविक भी फिलहाल अदालती तहवील में है। इन दोनों को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है और दोनों को ही ड्रग मामले में मुलजिम बनाया गया है। कंगना रनावत इन दिनों मुंबई के मवाजना पीओके से करने वाले बयान को लेकर काफ़ी सुर्खियों में है। इस बयान से कंगना और महाराष्ट्र हुकूमत के माबीन तनाज़ा गहरा होता जा रहा है। कंगना ने बीएमसी की जानिब से उनके ऑफिस को तोड़े जाने के बाद महाराष्ट्र हुकूमत की शदीद मजम्मत की थी और बगैर किसी हिचकिचाहट के बेबाकी से अपनी बात सबके सामने रख दी। अब हाल ही में कंगना के खिलाफ विक्रोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। कंगना पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के खिलाफ
तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। शिकायत में कंगना की ट्वीट्स भी अटैच की गई हैं। हिनावर और साथ ही इसमें कंगना की वीडियो का भी जिक्र है, जिसमें कंगना ने उद्धव ठाकरे को ललकारते हुए लिखा था, तुमने जो किया वो अच्छा नहीं। साथ ही उन्होंने वीडियो में कहा था कि उद्धव, ये वक्त का पहिया है, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। सिर्फ यही नहीं, बहुत से लोग कंगना की हिमायत में आगे आ रहे हैं और उनके लिए मुजाहरे कर रहे हैं। इसी दौरान बहुत सारे लोग और जमातें भी कंगना के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर नौजवानों के मसाइल पर तवज्जो न देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए जुमेरात को कहा कि मोदी बेरोजगारी की मार से बेहाल नौजवानों के मुस्तकबिल को नज़रअंदाज करके महज अपने चंद दोस्तों की सुनते हैं। राहुल गांधी ने पार्टी की स्पीक अप मुहिम के तहत जारी एक वीडियो पैगाम में कहा कि बेरोजगारी से मुतासिर मुल्क का नौजवान आज पीएम मोदी से अपने हक का रोजगार और रोशन मुस्तकबिल का मुतालबा कर रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म खामोश हैं और नौजवानों के मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुल्क के नौजवानों से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क की हालत आपसे बेहतर कौन जानता है, आप हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हो और आपको मुस्तकबिल आज नज़र आ रहा है। कोरोना आने से कबल मैंने कहा था कि तूफ़ान आने वाला है, फरवरी में कहा था तैयारी कीजिए, हुकूमत ने मेरा मजाक उड़ाया। जब तूफ़ान आया मैंने फिर मशवरा दिया कि नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए 3 काम करने होंगे। राहुल गांधी ने हुकूमत को 3 मशवरे देते हुए कहा कि हर गरीब शख्स के बैंक खाते में न्याय योजना की तरह बराह रास्त पैसे जमा करने चाहिए। दूसरी, छोटी और दरमियानी दर्जे के इदारों की मदद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और नौजवानों का मुस्तकबिल है, लिहाजा उन इदारों की दिफा के लिए उनकी पूरी मदद की ज़रूरत है। इसके साथ ही उन्होंने स्ट्रैटेजिक अहमियत की सनतों को डूबने से बचाने की अपील करते हुए ऐसे इदारों की माली हालत में बेहतरी लाने के लिए उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है। कर्जा माफ और टैक्स ब्रेक दिया। और आज मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान का युवा आपकी ओर देख रहा है। आपने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, आपने इनका भविष्य बिगाड़ दिया। आज भी आप 3 काम कर सकते हो। पहला, गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालिए। दूसरा, रीढ़ की हड्डी को बचाइए, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, उनको पैसा दीजिए। और तीसरा, ये जो आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं, अपने मित्रों को, ये जो हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज आप पकड़ाते हैं, ये आप बंद कीजिए। आज भी आप ये काम कर सकते हैं। युवा आपकी ओर देख रहा है, आप देश के प्रधानमंत्री हो। आप चुप क्यों हो गए? कुछ बोलिए। आप बहुत दिनों से आपने कुछ बोला नहीं। अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए जिस श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तश्कील अमल में लाई है, उसके अकाउंट से धोखाधड़ी का मामला मंजर आम पर आया है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक ट्रस्ट के अकाउंट से 6 लाख रुपए गलत तरीके से निकाल लिए गए। इस सिलसिले में अयोध्या कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराई गई है। मामले की जांच के लिए साइबर माहिरीन की एक टीम भी मुकर्रर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक
चेक क्लोनिंग के जरिए लखनऊ में 2 बैंकों से पैसे निकाले गए हैं। बताया जाता है कि बैंक से धोखाधड़ी के जरिए पैसे निकाले जाने का मामला उस वक्त सामने आया जब जालसाज ने बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच से 9,86,000 रुपये निकालने की तीसरी कोशिश की। बैंक मैनेजर ने ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय को वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन किया, जिन्होंने इस तरह के किसी भी चेक को जारी करने से इनकार कर दिया। पुलिस अफसर का कहना है कि पूछताछ में पाया गया है कि पहले भी पैसों को निकाला गया है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 1 सितंबर को बैंक से 2.5 लाख रुपए की रकम निकाली गई और इसके 2 दिन बाद 3.5 लाख रुपए की रकम फिर निकाली गई। अयोध्या सर्कल के अफसर राजेश कुमार राय का कहना है कि धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। काबिले जिक्र है कि राम मंदिर के लिए अतिया मांगने वाले एक फर्जी वेबसाइट का मामला कुछ दिनों पहले ही रोशनी में आया था और इस मामले की जांच भी चल रही है। हैरानी की बात यह है कि अब ये अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए बुनियाद खोदने का अमल भी शुरू नहीं हुआ और ट्रस्ट के नाम से खुले बैंक अकाउंट के साथ जालसाजी का मामला सामने आने लगा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज लोगों से अपील की है कि जब तक कोरोना वैक्सीन जारी नहीं हो जाती, जब तक ये मार्केट में नहीं आती, इस वबा से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर बरतें। अमित शाह ने इस वबा को बेमिसाल चैलेंज करार देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत काम किया जा रहा है, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ की जा रही है। आबाई रियासत गुजरात के लोकसभा हल्के गांधीनगर में 130 करोड़ से ज़्यादा के तरक्याती कामों और भूमि पूजन के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान की कोशिशों को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। अमित शाह ने कहा कि अगरचे इस वबा ने गांधीनगर में तरक्याती कामों की रफ्तार को कम कर दिया, लेकिन वो इस मामले में गुजरात या हिंदुस्तान को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। मालूम है कि अमित शाह ने खुद कोरोना इन्फेक्शन के बाद जंग जीत ली है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष शहरना श्री महेंद्रभाई पटेल, सौ काउंसिलर मित्रों, उपस्थित सौ सरकारी अधिकारीओ, कलेक्टर श्री, म्युनिसिपल कमिश्नर श्री, डीडीओ श्री અને ઉપસ્થિત સૌ ભાઈઓ બહેનો, સૌથી પહેલા તો હું ગુજરાત સરકાર અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સૌ સાથીઓનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું કે આજે ગાંધીનગર શહેર જિલ્લામાં વિશેષ કરી મારા ક્ષેત્રમાં અને બાકીના જિલ્લામાં પણ લગભગ 46 કરોડથી વધુ રૂપિયાના 40 થી વધુ કામોનું ઈ લોકાર્પણ અને ઈ ખાતમુહૂર્ત કરવાનો આજે कार्यक्रम। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने स्कूलों और यूनिवर्सिटी समेत दीगर तालीमी इदारों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए आलमी बरादरी से इस सिमत में कोशिशें करने की अपील की। गुतेरेस ने तालीमी इदारों को हमलों से बचाने के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर मुनक़िदा एक वर्चुअल प्रोग्राम में कहा कि स्कूलों और यूनिवर्सिटियों को महफूज मकाम समझा जाता है, जहां बच्चे और नौजवान जाकर सीखते हैं और अपनी जहनी नशो नुमा करने के अलावा मजबूत भी होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने सभी मेंबर ममालिक से तालीम के हक़ पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए मौजूदा बैनुल-अक़वामी समझौतों के तहत अपने अहद बस्तगी का एहतराम करने की अपील की। The consequences of our failure to get to grips with the climate emergency everywhere. Record heat waves, devastating wildfires, floods and droughts. And these challenges are only going to get worse. As this report emphasizes, because of past emissions, we are locked into further heating. There is no time to delay if we are to slow. नाज़रीन, आज की ख़ास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।